नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद महायुति जहां अपने लिए नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट पर चर्चा कर रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी के नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। बल्कि इससे ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। उद्धव की पार्टी के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस से बेमेल गठबंधन के कारण पहले सत्ता गई और अब संगठन भी बहुत कमजोर हो गया है। कहां धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाली कांग्रेस और कहां हिंदुत्व का चैंपियन बनने का दम भरने वाली शिवसेना। अब ऐसा बेमेल गठबंधन जब बनता है तो उसका हश्र वही होता है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के महाविकास अघाड़ी का हुआ। ऐसे ही गठबंधन के बारे में लालू यादव ने कभी यूं कहा था, इधर से उधर बिना मेल के बिया कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। बेमेल गठबंधन का असर ऐसा हुआ कि लोकसभा में 9 सीटें जीतने वाली शिवसेना यूबीटी विधानसभा में 20 सीटों पर ठहर गई। वहीं लोकसभा में 8 सीटें जीतकर सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट देने वाली एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर थम गई। तो वहीं लोकसभा में 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बस 16 सीट ही जीत पाई। अब कांग्रेस को बेस बनाकर उद्धव और शरद पवार के जीत वाले सपने ही सपने रह गए। जब सपने चकनाचूर हुए तो कांग्रेस पर सवाल उठाने को ये मजबूर हो गए और बात एकला चलोरे की करने लगे। एक ना एक दिन तो शिवसेना को खुद के बलबूते पे महाराष्ट्र में सत्ता में आना, चलो आज नहीं कल, और उसके लिए बार बार हम कम जगह लड़ते, फिर कुछ जगह तक हम पहुंच नहीं सकते, संगठन नहीं पहुंच सकता, इसलिए इसकी शुरुआत तो करना पड़ेगी। तो इसलिए हमने कुछ शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। अब आप समझिए कि बेमेल गठबंधन क्यों मुसीबतों का घर और तनाव का सबब बनता है। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन शिवसेना के साथ उसका वैचारिक तालमेल नहीं बैठता। उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व की दुहाई देती है, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना राम मंदिर का स्वागत करती है, कांग्रेस आनाकानी वाली मुद्रा में रहती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन करती है, लेकिन कांग्रेस या तो विरोध करती है या सुविधाजनक चुप्पी साध लेती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाल ठाकरे को अपना प्रातः स्मरणीय मानती है, लेकिन कांग्रेस के लिए बाल ठाकरे को अपने आदर्शों में रखना संभव नहीं है। और महाराष्ट्र की राजनीति और समाज पर एक अहम छाप वीर सावरकर की भी है, जिनका प्रशंसक और समर्थक उद्धव की शिवसेना है, जबकि कांग्रेस सावरकर की तीखी आलोचना करती है। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। विचारों में दो ध्रुवों पर खड़ी शिवसेना और कांग्रेस ने जब 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद आपस में हाथ मिलाया है, तो ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हजम नहीं हुआ था। लेकिन सत्ता के सीमेंट ने कांग्रेस एनसीपी के साथ शिवसेना को भी चिपका दिया था। एमवीए के नेताओं ने तो अपनी सुविधा के हिसाब से गठबंधन बना लिया, लेकिन उनके समर्थकों और आम लोगों को ये रास नहीं आया। इसकी पहली झलक तब दिखी जब उद्धव सरकार 2.5 साल में ही गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ कि विचारधारा के नाम पर ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी और ज्यादातर विधायकों के साथ बीजेपी के साथ चले गए थे, जो उनका स्वाभाविक पार्टनर रही है। देखो 2.5 साल का फार्मूला वो टाइम भी था, लेकिन उभाटा गट को, उद्धव साहब को ऐसा लग रहा था कि पूरे 5 साल मिल रहे थे, 2.5 साल का क्यों एक्सेप्ट करें। ये एक वजह से लालच जो होती ना, लालच की वजह से वो बैक पे गए और उसका नतीजा आज है, पार्टी डूब चुकी है। हालांकि जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से बगावत की, उस वक्त वे उद्धव ठाकरे की सरकार में विरोधी विचारधारा वाले कांग्रेस एनसीपी के साथ लगभग 2.5 सालों तक मंत्री रहे। लेकिन राजनीति में अगर अंतिम लक्ष्य केवल जीतना ही होगा तो हार पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वे अब इस हार का रास्ता ढूंढने के लिए
कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है। हालांकि सामने वो यही कह रहे हैं कि वो MVA में बने रहेंगे। लोकसभा के बाद जहां जहां इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो, और तुम महाराष्ट्र में भी देखो। लोकसभा के बाद जो अपने को जनमत मिला था वो सही मिला था। एनडीए को मिला है, इंडिया को मिला है, इंडिया अलायंस को मिला है। राहुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की है, कांग्रेस ने की है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग और कॉन्फिडेंस में थे, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। उद्धव के सामने आज दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती हार से टूटे हौसले को कायम रखना है। दूसरी चुनौती अपने विधायकों को टूटने से बचाना है। और तीसरी चुनौती BMC का चुनाव है, जिसमें कभी शिवसेना की तूती बोलती थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल का सत्ता सुख तो उठा लिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की सूची में अपना नाम भी लिखवा लिया था, लेकिन उसकी कीमत इतनी महंगी पड़ेगी, ये अंदाजा शायद उनको नहीं था। मुंबई में सुनील सिंह के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। वहीं उद्धव ठाकरे की तरह बेमेल गठबंधन के एक और शिकार शरद पवार भी हैं। यूं तो शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे चतुर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन जिसे वो अपनी जिंदगी का आखिरी चुनाव बता रहे थे, उसमें उनकी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। चौरासी साल की उम्र में जब शरद पवार इस विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे, तो बार बार एक ही दुहाई दे रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। राज्यसभेचा आहे आणि अजून माझे 20 वर्ष। मैं राज्यसभा सांसद हूं और 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है। 1.5 साल बाद राज्यसभा में फिर से जाना है या नहीं, इसका निर्णय मुझे लेना होगा। लोकसभा या किसी भी प्रकार का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। कहीं पर तो रुकना चाहिए, इसलिए नई पीढ़ी को सामने लाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। नवी पिढी आणली पाहिजे हे सूत्र घेऊन मी कामाला लागलो। लेकिन ये भावुक अपील जनता पर असर नहीं कर पाई। पिछले लोकसभा चुनावों में शरद पवार की स्ट्राइक रेट 80% थी, लेकिन राजनीति की आखिरी पारी में वो विधानसभा की 10 सीटों पर ही सिमट गए। दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार जहां लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हारे थे, वो अब नए पावर सेंटर बनकर उभरे हैं। NDTV को NCP के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शरद पवार की पार्टी के 10 में से 9 विधायक अजित पवार के संपर्क में हैं। अजित पवार गुट के उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक अभी तो शरद पवार के विधायकों पर वो हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन मार्च आते आते खेला हो सकता है। ऐसे में शरद पवार के सामने बड़ी चुनौती है कि उनकी राजनीतिक विरासत का क्या होगा। हालांकि शरद पवार हार की वजह वोटों का ध्रुवीकरण मानते हैं, लेकिन पार्टी के भविष्य का फैसला अब वो कार्यकर्ताओं पर छोड़ रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए वो मैं और मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे। सत्ता की लड़ाई अक्सर विचारधारा को खटाई में डाल देती है। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का हवाला देकर उनके प्रधानमंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया था, लेकिन 5 साल बाद उन्हीं सोनिया के नेतृत्व में काम करने को तैयार थे। ये दूसरी बात है कि सोनिया ने खुद ही पीएम पद ठुकरा दिया, जिसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और पवार मंत्री बने। उससे पहले 1999 में ही कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करके पवार ने सरकार बनाई थी। 20 साल बाद 2019 में शरद पवार ने एक और सियासी खेला दिखाया और विचारधारा के स्तर पर धुर विरोधी शिवसेना के साथ सरकार बना ली। कहा जाता है कि इसके लिए कांग्रेस को भी शरद पवार ने ही तैयार किया था, लेकिन 5 साल में ये चुनावी दांव पवार के लिए महंगा पड़ गया। वहीं पवार के भतीजे अजित पवार अचानक सत्ता के केंद्र में खड़े हो गए।
हालांकि शरद पवार अब भी MVA को लेकर आशा से लबरेज हैं, लेकिन जब विधायकों की संख्या बहुत कम होती है तो टूट का खतरा बहुत बड़ा हो जाता है। मुंबई से सुनील सिंह और रौनक कुकड़े की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। जब जब बने अप्राकृतिक गठबंधन, तब तब हुआ असमय अंत। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में अब विचारधारा का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक अटपटे गठबंधन से उद्धव ठाकरे सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। वैसे भारतीय राजनीति में पहले भी वो दौर आए हैं जब विचारधारा की लड़ाई से अच्छी भली सरकारें खटाई में पड़ गई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के 1977 में जब पहली बार देश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उस जनता पार्टी के नेताओं में विचारधारा के स्तर पर मतभेद थे। उसमें स्वतंत्र पार्टी के लोग थे तो जगजीवन राम, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा और मोहन धारिया जैसे पूर्व कांग्रेसी थे। उसमें जनसंघ से आए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे तो राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और मधु लिमिये जैसे समाजवादी नेता भी थे। इनके विचारों का टकराव इतना बढ़ा कि जनता पार्टी के समाजवादी खेमे ने जनसंघ के नेताओं पर दोहरी सदस्यता को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया। मधु लिमिये, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं का कहना था कि अगर जनता पार्टी में रहना है तो जनसंघ घटक के नेता RSS से अपना नाता तोड़ लें। जनसंघ के नेताओं ने RSS से नाता तो नहीं तोड़ा, लेकिन जनता पार्टी जरूर टूट गई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। विचारों का यही टकराव 10 साल बाद 1990 में भी दिखा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी के बाहरी समर्थन से चल रही थी। VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो बीजेपी के तब के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाल दी। VP सिंह की राजनीति बीजेपी की राजनीति से टकराने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और VP सरकार गिर गई। 1979 में कांग्रेस ने चरण सिंह की सरकार तो बनाई, लेकिन समर्थन वापस ले लिया। 1990 में कांग्रेस ने उसी तर्ज पर चंद्रशेखर की सरकार बनाई, लेकिन 1991 में कांग्रेस से उनके मतभेद इतने बढ़ गए कि चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। 1997 में देवेगौड़ा सरकार से भी कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। यही हाल उसी साल के आखिर में कांग्रेस ने गुजराल सरकार से भी किया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि गुजराल सरकार से DMK को बाहर करें, लेकिन संयुक्त मोर्चा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ 2005 में सरकार बनाई थी। बाद में 2 बार RJD के साथ गए, लेकिन भ्रष्टाचार और वंशवाद के सवाल पर मतभेद से नीतीश बीजेपी की तरफ ही आ गए। और आप लोगों को हम बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहां थे साथ, बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है सब लोगों से। कई बार विरोधी विचारधारा वाले दल एक साथ आते हैं तो जनता ही नकार देती है, तो कई बार उनकी महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें अलग कर देती है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।